नमस्कार। द नेक्स्ट लेवल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि हम स्पेक्ट्रम का कंप्लीट सीरीज लेकर के चल रहे हैं, तो उसी क्रम में आज चौथा वीडियो होगा संभवतः। और इसमें हम देखेंगे समाजवादी एवं मार्क्सवादी विचारों के प्रसार से शुरू करेंगे और देखते हैं आगे कहाँ तक क्या पाते हैं। ठीक है, तो हम कहाँ तक पहुँच गए थे? तो हम पहुँच गए थे, आप जैसा कि आपको याद होगा, कि स्वराज पार्टी का गठन, स्वराज का सरकार में आना, प्रांतों में सरकार में आना, सेंट्रल असेंबली में कुछ अच्छे कार्य करना, जैसे विठल भाई पटेल को अध्यक्ष बनवाना, ट्रेड डिस्प्यूट बिल को पास न होने देना, पब्लिक सेफ्टी बिल को पास न होने देना, मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार का खोखलापन का उजागर करना और सरकार के भेदभावपूर्ण नीतियों का जोरदार विरोध करना। ये सब काम जो है वो समाजवाद जो सरकार है के द्वारा किया जा रहा था। अब हम आगे यहाँ से देखेंगे कि समाजवादी एवं मार्क्सवादी विचारों के प्रसार भारत में कैसे हुआ। आपको पता होगा कि कुछ युवा ऐसे भी थे भारत में कि जो गांधीवादी विचार एवं राजनीतिक कार्यक्रमों से असंतुष्ट थे। गांधीवादी विचार और राजनीतिक जो उनका कार्यक्रम था उनसे असंतुष्ट थे तथा भारत के आर्थिक राजनैतिक एवं सामाजिक रुग्णता को दूर करने की बात कर रहे थे। 1917 की रूसी क्रांति का गहरा प्रभाव इन युवाओं पे पड़ा था। तो जो कुछ युवा थे, जो गांधी जी के कार्यक्रम था ना, राजनीतिक कार्यक्रम, इनसे और उनके द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों से बहुत खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि जल्द से जल्द भारत जो आज़ाद हो और यहाँ एक समाजवादी सरकार का गठन हो जिससे भारत की रुग्णता दूर हो। ये क्या चाहते थे कि जैसे स्वराज पार्टी था, जो स्वराजवादी सरकार में स्वराज पार्टी जो था, तो स्वराजवादी एवं परिवर्तन विरोधी दोनों के आलोचक थे। स्वराजवादी कौन थे? ये परिवर्तनवादी लोग थे जिन्होंने 1922 के गया अधिवेशन में अलग हुआ था और 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो एक तो स्वराजवादी जो सरकार में रह करके सरकार के विरोध कर रहे थे उनसे, और परिवर्तन विरोधी वैसे लोग जो नहीं चाहते थे कि हम सरकार में जाएं, जैसे वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों के भी, यानी कि इन दोनों के आलोचक थे। क्या थे? इन दोनों के आलोचक थे। पूर्ण स्वराज के नारे के साथ साम्राज्यवाद के मुखर विरोध थे। क्या थे? पूर्ण स्वराजवाद। इनका कहने का मतलब था कि पूर्ण स्वराजवाद हमें मिलना चाहिए, और साम्राज्यवाद के, जो साम्राज्यवाद ब्रिटेन का है, इसके मुखर विरोधी थे। ठीक है। चेतना एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक धाराओं से बेहद प्रभावित थे। क्या थे? अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीतिक, जैसे रूसी क्रांति वगैरह से बेहद प्रभावित थे। तो ये कारण था जिनसे क्या हुए, भारतीय युवा भी समाजवाद और मार्क्सवाद के विचारों से प्रेरित हुए। अब देखेंगे कि 1920 में एम एन राय, कौन? एम एन राय, मानवेंद्र नाथ राय, अंबानी मुखर्जी, एम एन राय, अंबानी मुखर्जी तथा ताशकंद में रहने वाले उत्प्रवासी भारतीयों ने कम्युनिटन, रूस का साम्यवादी संगठन के द्वितीय अधिवेशन के पश्चात भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। कब किया? कि जो रूस में कम्युनिटन जो है, रूस का साम्यवादी संगठन था, इसके द्वितीय अधिवेशन के पश्चात भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया। 1925 में कानपुर में अखिल भारतीय स्तर के संगठन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन हुआ। कब हुआ? 1925 में। कहाँ पे हुआ? कानपुर में। ये प्लेस को याद रखेंगे। कानपुर में कब हुआ था? 1925 में अखिल भारतीय स्तर पर कौन सी पार्टी का? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई का गठन हुआ। क्या गठन हुआ? सीपीआई का गठन हुआ। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे कि सीपीआई का गठन 1925 में कानपुर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, ये मुंडीमन कमेटी वगैरह बाद में रिलेवेंट होगा, हम उसको बताएंगे, मुंडीमन कमेटी जो थी और पील आयोग। इसके बाद देखिए 1924 में कई साम्यवादी ऐसे डांगे मुजफ्फर अहमद, साकेत उस्मानी, नलिनी गुप्ता को कानपुर
बाल्शेविक केस में सजा हुई। ये फेमस केस है, कानपुर बाल्शेविक केस। पूछता है कब हुआ था, तो 1924 में। ठीक है। 1929 ईस्वी में 32 लोग गिरफ्तार एवं उन पर मेरठ षड्यंत्र केस का मुकदमा चलाया गया। इनमें फिलिप स्प्रेड्स, ब्रेंड ब्रेडले, लेस्टर आदि ये लोग शामिल थे। इनमें कौन से 1929 में 32 लोग गिरफ्तार एवं उन पर मेरठ षड्यंत्र केस, क्योंकि ये क्या तो सीपीआई को दबाना चाहता था सरकार, तो इसी क्रम में ये सब घटनाएं हो रही हैं। 1928 ईस्वी में सभी कृषकों एवं मजदूर संगठनों को मिलाकर के अखिल भारतीय कामगार एवं कृषक दल बनाया गया। इंपॉर्टेंट है, वर्ष 1928 है और सभी कृषक एवं मजदूर संगठन, ध्यान रखें किसको किसको मिलाकर के, सभी कृषक एवं मजदूर संगठनों को मिलाकर के अखिल भारतीय कामगार एवं कृषक दल बनाया गया। अब देखेंगे कि जो कम्युनिस्ट विचारधारा है, उसमें भारतीय युवाओं की सक्रियता किस प्रकार है। तो 1928 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन को संबोधित किया। देखिए, बंगाल में जो अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन हो रहा है, अखिल बंगाल भारतीय छात्र सम्मेलन, उसको जेएल नेहरू संबोधित कर रहे हैं। कौन? जवाहरलाल नेहरू, जो कि एक राष्ट्रीय नेता है। किसानों ने भी नियमों में संशोधन, राजस्व में कमी आदि को लेकर अनेक उग्र प्रदर्शन किए। किसानों ने भी क्या किया, इसमें सहभागिता दिखाई और नियमों में संशोधन को लेकर के उग्र प्रदर्शन किए। गुजरात के बारदोली में 1928 में किसान आंदोलन का नेतृत्व सरदार पटेल ने किया था। कब किया था? 1928 में। बारदोली जगह है गुजरात में, वहाँ पे किसानों ने आंदोलन किया जो कर को लेकर के, और इस आंदोलन का नेतृत्व जो है वो सरदार पटेल ने किया था। तो ये मतलब भारतीय युवाओं की सक्रियता है इसके प्रति, मार्क्सवादी विचारों के प्रति। व्यापार एवं संघ का विकास। भारत में व्यापार संघ आंदोलन का नेतृत्व 1920 में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने किया। क्या किया? 1920 में। पूछता है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो लाला लाजपत राय थे और सचिव जो थे दीवान चमन लाल। तो जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है उसका गठन कब होता है, तो 1920 में। प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय और प्रथम सचिव दीवान चमन लाल थे। मद्रास में पहली बार मजदूर दिवस 1 मई के रूप में मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है। मजदूर दिवस कब मनाया गया, तो 1 मई को मनाया गया। ठीक है। कुछ और भी आंदोलन है, जैसे जातीय आंदोलन। शोषण एवं उत्पीड़न के विरुद्ध भारत में विभिन्न जातीय आंदोलन गति पकड़ने लगी। ठीक है। जैसे आत्मसम्मान आंदोलन 1925 में ईपी रामास्वामी नैयर के नेतृत्व में। इसके बाद केरल में के अयप्पन के नेतृत्व में एवं सी केशवन के नेतृत्व में इरझाओं का आंदोलन। अंबेडकर के नेतृत्व में महारों का आंदोलन। सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु बिहार में यादवों का आंदोलन। पंजाब में फजल ए हुसैन के नेतृत्व में यूनियनिस्ट पार्टी का आंदोलन। ये सब क्या है? ये जातीय आंदोलन है, इनको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अब देखेंगे कि क्रांतिकारी गतिविधियों पर समाजवाद की ओर झुकाव। जो क्रांतिकारी गतिविधियां अब तक भारत में चल रही थी, तो इनका समाजवाद की तरफ झुकाव कैसे होता है। ठीक है। एक बार इसको अब हम इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है। तो देखेंगे कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का समाजवाद की ओर झुकाव। जो अब तक युवा जो क्रांति मतलब गोला बारूद और हथियार के बल पर आज़ादी चाहते थे, उनका समाजवाद की तरफ झुकाव कैसे होता है। तो अहिंसा के सिद्धांत पर पता है कि अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित राजनीतिक संघर्ष से असंतुष्ट युवाओं का झुकाव धीरे धीरे समाजवाद की ओर होने लगा। ये लोग क्या थे? अहिंसा जो गांधी जी का पद्धति था, अहिंसा हम हिंसा नहीं करेंगे, इस सिद्धांत पर आधारित जो राजनीतिक संघर्ष अब तक हो रहे थे, इनसे कुछ युवा जो थे वो असंतुष्ट थे, और इन्हीं असंतुष्ट युवाओं का धीरे धीरे झुकाव जो है वो समाजवाद की तरफ होने लगा। ये स्वराजियों और परिवर्तन विरोधियों से भी संतुष्ट नहीं थे। ये लोग क्या थे? ये जो स्वराजी थे, जैसे जो सरकार में रह करके सरकार का विरोध करना चाहते थे, और जो परिवर्तन विरोधी जो सरकार में नहीं जाकर के सरकार का विरोध करना चाहते, इन दोनों से भी ये लोग क्या थे? असंतुष्ट थे, मतलब संतुष्ट नहीं थे। इनके परिणाम स्वरूप क्रांतिकारी आतंकवाद की ओर 2 धाराएं विकसित हुई। क्रांतिकारी आतंकवाद की कितनी धाराएं विकसित हो रही हैं? 2 धाराएं। पहला HRA का मतलब है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका जो है एरिया पंजाब, यूपी एंड बिहार में। और दूसरा है युगांतर। दूसरा है युगांतर अनुशीलन समिति
तथा कालांतर में बंगाल में सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव विद्रोह। तो ये दो स्ट्रीम हैं इनके समाजवादियों के, जो मेनली क्रांतिकारी लोग ही हैं जिनका समाजवाद के प्रति झुकाव होता है और इस तरह से वो कार्य करते हैं। तो अब देखेंगे कि असहयोग जो 1922 में समाप्त हो गया था, तो असहयोग के पश्चात लोग क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर क्यों आकर्षित हुए? क्योंकि 1922 में तो गांधी जी के नेतृत्व में हम असहयोग आंदोलन चला रहे थे। तो एकाएक ऐसा क्या हुआ कि इसके बाद क्रांतिकारी जो है 1924 में, जैसे 1924 में एचआरए की स्थापना होता है, तो ऐसा क्या हुआ कि एकाएक जो युवा थे वो क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर शिफ्ट होने लगे। तो इनके देखेंगे कि गांधी जी, सीआर दास व अन्य नेताओं के अपील पर जेल से रिहा अनेक क्रांतिकारी असहयोग में शामिल हो गए थे तथा आतंकवाद का रास्ता छोड़ दिया था, किंतु एकाएक आंदोलन स्थगित होने के कारण इनमें से अत्यधिक असंतुष्ट हो गए तथा अपने आप को छला हुआ महसूस करने लगा। कहने का अर्थ ये है कि गांधी जी और सीआर दास के नेतृत्व पर जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो उस समय कई जो क्रांतिकारी थे ना, आतंकवादी हम शब्द एप्रोप्रिएट मानता हूँ कि नहीं है यहाँ उनको आतंकवादी बोलना, वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी के अग्रणी सैनिक रहे हैं, तो उनको आतंकवादी बोलना उचित नहीं है, पर जो शब्द लिखा हुआ है हम उसका जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ये लोग थे, ये इनको अत्यधिक लोगों को क्या जेल से रिहा हुए और वो क्या हुए, असहयोग आंदोलन में सक्रिय सहभागिता दे रहे थे। किंतु आपको पता है कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है और उसके बाद गांधी जी आंदोलन को वापस ले लेते हैं। और जब गांधी जी आंदोलन को वापस लेते हैं तब इनको क्या लगता है कि हमने अपना रास्ता भी छोड़ दिया, मतलब क्रांति का रास्ता भी छोड़ दिया और सहयोग के रास्ते पर आए। अब गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया, तो इन्होंने क्या हुआ, अपने आप को छला हुआ महसूस करने लगे। बोला हम तो दोनों तरफ के नहीं रहे, न तो उधर के गए न तो इधर हो पाए। तो क्या हुए, असंतुष्ट हो गए और अपने आप को छला हुआ महसूस करने लगे। अधिकांश इस बात पर विश्वास करने लगे कि सिर्फ हिंसात्मक तरीके से ही स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। मतलब उनके अंदर ये हो गया कि अहिंसा पर तो चल ही रहे थे लेकिन कुछ हुआ नहीं, इसका मतलब है कि हम हिंसात्मक तरीके से ही स्वतंत्रता प्राप्ति कर सकते हैं और कोई उपाय नहीं है। अब क्या होता है कि युद्ध के पश्चात श्रमिक संघवाद का उदय होता है, नए साम्यवादी समूहों का उदय, जैसे मार्क्सवाद, समाजवाद के पक्षधर लोगों का उदय होता है। फिर क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं एवं वो पुस्तकें जिसमें त्याग और बलिदान की गुणगान की जाती है। अब क्या होता है कि क्रांतिकारियों द्वारा कुछ पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं, कुछ पुस्तक लिखे जाते हैं जिनमें बताया जाता है कि भाई जो आज़ादी है ना वो त्याग और बलिदान मांगती है। जैसे सचिंद्र संदयाल का बंदी जीवन है, इसमें शरद चंद्र चटर्जी का पाथर दाबी, मतलब बाद में इस पे सेंसर लागू हुआ, तो इन सब जो पत्र पत्रिकाएं हैं ना, इनमें क्लियर लिखा गया कि भाई आज़ादी जो है ना वो बलिदान मांगती है और आज़ादी के लिए जान बलिदान करना पड़ेगा। तो अब हम धीरे धीरे देखेंगे कि जो एचआरए है ना, एचआरए और इसका बिहार, पंजाब और यूपी, इनमें क्या प्रभाव था। तो एचआरए की स्थापना अक्टूबर 1924 में कानपुर में की गई। कहाँ पे की गई? कानपुर में। संस्थापक सदस्यों में देखें तो राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी इत्यादि थे। इनका उद्देश्य क्या था कि सशस्त्र क्रांति द्वारा औपनिवेशी सत्ता को उखाड़ फेंकना। किसके द्वारा? सशस्त्र, ध्यान देंगे, सशस्त्र क्रांति द्वारा औपनिवेशी सत्ता को उखाड़ फेंकना तथा यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया की स्थापना करना। यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया, यूएसआई का स्थापना करना, ठीक है। और इन्हीं के तत्वाधान में 9 अगस्त 1925 में, कब? 9 अगस्त 1925 को एचआरए के सदस्यों ने सहारनपुर लखनऊ 8 डाउन रेलगाड़ी को काकोरी नामक गांव में रोक करके रेल विभाग का खजाना लूट लिया। इसी को काकोरी डकैती बोलते हैं। हालांकि सरकार ने उसको नाम अभी चेंज कर दिया और काकोरी ट्रेन एक्शन कांड बोलते हैं उसको अभी फिलहाल, काकोरी ट्रेन एक्शन कांड। पहले से इनके बुकों में नाम है काकोरी रेल डकैती, लेकिन अब उस शब्द को सरकार ने चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। तो इनमें कौन कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खान। इन लोगों को क्या हुई थी? इस कांड में फांसी हो गई थी। किसको? राम प्रसाद बिस्मिल को, राजेंद्र लाहिड़ी को, ठाकुर रोशन सिंह को, अशफाकुल्ला खान को। इनको क्या हुआ था? जो काकोरी कांड था इसमें फांसी हो गई थी। तो ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसने किया था तो एचआरए के सदस्यों ने किया था। क्या किया था? तो सहारनपुर लखनऊ 8 डाउन जो रेलगाड़ी थी उसे काकोरी नामक गांव में रोक करके रेल विभाग का जो खजाना जा रहा था
लखनऊ, उसे लूट लिया गया था। ठीक है, अब ऐसा क्यों कर रहे थे भाई? क्योंकि इन्हें किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए पैसे की जरूरत है, रोजगार तो उस समय है नहीं, सरकार मनमानी कर रही है, इन्हें तो पैसा चाहिए भाई चलाने के लिए। तो इन्होंने क्या किया कि भाई अब क्या करेंगे, हम सरकारी खजाना को लूटेंगे, क्योंकि हमारा ही पैसा है, हमारे लोगों से वसूल लिया गया है, हम आपसे लूटेंगे। और इसमें क्या होता है कि 4 को आजीवन कारावास होता था, 17 अन्य को लंबी कारावास की सजा सुनाई जाती है। मतलब कितने, देखिए फांसी कितने लोगों को, हीराम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी 2, रोशन सिंह 3, अशफाकुल्ला खान 4, मतलब 4 को फांसी, 4 को आजीवन कारावास तथा 17 अन्य को लंबी कारावास। तो टोटल कितने हुए, 4 4 8 और 17 25 लोग को कुल मिलाकर के सजा मिलती है। यूपी में शिव वर्मा, जयदेव कपूर तथा विजय कुमार सिन्हा, पंजाब में भगत सिंह, सुखदेव तथा भगवती चरण बोहरा ने आजाद के नेतृत्व में एचआरए को संगठित करने का प्रयास किया। कौन कौन कर रहे हैं कि यूपी में शिव वर्मा, जयदेव कपूर तथा विजय कुमार सिन्हा, पंजाब से आते हैं भगत सिंह, सुखदेव तथा भगवती चरण बोहरा। ये क्या करते हैं कि आजाद के नेतृत्व में, किसके आजाद, चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एचआरए को संगठित करने का प्रयास करते हैं। ये दिसंबर 1928 में, इसी के तहत दिसंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला, जो भी अरुण जेटली स्टेडियम है ना, फिरोज शाह कोटला में एक बैठक आयोजित की तथा सामूहिक नेतृत्व को स्वीकारते हुए समाजवाद की स्थापना को अपना लक्ष्य घोषित किया। अब देखिए अभी लोग क्या हो रहे हैं, अब क्रांति से ना समाजवाद की तरफ फिक्स हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। 1928 दिसंबर में ये क्या बोलते हैं कि भाई अपना एक बैठक करते हैं, कहाँ पे, तो फिरोज शाह कोटला नई दिल्ली में, और वहाँ करके और एक सामूहिक रूप से स्वीकार करते हैं कि हम समाजवाद की स्थापना की ओर अपना लक्ष्य घोषित करते हैं। और इसी बैठक में एचआरए का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, एचएसआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्या कर दिया गया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये युवा होते हैं जो क्रांति का रास्ता छोड़कर के धीरे धीरे मुख्य धारा की तरफ लौटने का प्रयास करते हैं, उसी समय एक घटना हो जाती है। और घटना ये होती है कि उसी समय साइमन कमीशन भारत आते हैं। कौन आते हैं, साइमन कमीशन। और उनका आपको पता है कि उनका पुरजोर विरोध होता है, और इसी विरोध के क्रम में लाहौर में लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे होते हैं, और उसी दौरान पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कर दी जाती है। और डेट होता है 15 नवंबर 1928। तो 15 नवंबर 1928 को पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो जाते हैं और अंततोगत्वा उनकी निधन हो जाती है। ठीक है, जब निधन हो जाती है तो इससे जो ये होते हैं एचएसआरए के सदस्य जो होते हैं वो बहुत क्षुब्ध हो जाते हैं कि हमारे इतने बड़े नेता लाला लाजपत राय, आप जानते हैं ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इसके ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के लाला लाजपत राय अध्यक्ष रह चुके हैं, विशेष अधिवेशन, कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, और इतने बड़े नेता को एक पुलिस अधिकारी के द्वारा लाठियों के प्रहार से मार दिया जाना, ये इससे क्या हुआ, क्रांतिकारी एकदम से परेशान हो गए, क्षुब्ध हो गए। और उन्होंने क्या किया कि दिसंबर 1928 में जो मतलब क्रांतिकारी जो धीरे धीरे मुख्य धारा की तरफ शिफ्ट हो रहे थे ना, एकाएक हिंसा की तरफ भड़क गए। और धीरे धीरे इस घटना से क्रांतिकारी जो धीरे धीरे हिंसा से दूर हो रहे थे, एकाएक भड़क उठे तथा एचएसआरए के 3 प्रमुख सदस्यों ने, इसने देखिए एचएसआरए के 3 प्रमुख सदस्य और कौन होते हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद तथा सुखदेव ने सैंडर्स को दोषी मानते हुए 17 नवंबर 1928 को उसकी हत्या कर दी। क्या कर दी, 15 को लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है, और उसके 2 दिन के उपरांत 17 नवंबर 1928 को इन्होंने क्या करते हैं, सैंडर्स को गोली मार करके हत्या कर देते हैं। ठीक है, और इसी केस में आपको बता दें, इसी केस में भगत सिंह को और किसको, राजगुरु को फांसी भी होती है, सुखदेव को। ठीक है, तो अब देखिए इसके अलावा और क्या करते हैं। इसके अलावा केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट अप्रैल 1929, ये नवंबर 1928 की घटना है। 17 नवंबर 1928 को सैंडर्स को ये लोग गोली मारते हैं। इसके बाद अप्रैल 1929 में जनता को यह समझाने का प्रयास किया जाने लगा था कि उनका उद्देश्य अब बदल गया है, वह जन क्रांति में विश्वास रखते हैं। मतलब ये लोग प्रयास कर रहे थे कि भाई देखो अब हम जो है ना गोली बारूद का काम छोड़ दिए हैं, अब हम जन क्रांति में विश्वास रख रहे हैं। तो इसी को करते हुए उन्होंने क्या किया कि 8 अप्रैल 1929 को ट्रेड डिस्प्यूट व पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के दौरान भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में खाली बेंचों पर बम फेंका। ये क्या किया था कि 8 अप्रैल 1929 को जब सेंट्रल असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर बहस हो रहा था, उसी समय उन्होंने क्या किया कि केंद्रीय विधानसभा में जो खाली बेंच थे ना उधर बम फेंक दिया, बम और पंपलेट फेंका। और मतलब उनका कहने का मतलब था कि हम जो सरकार बहरी हो चुके हैं ना उसको सुना रहे हैं, अपनी बात सुना रहे हैं कि भाई हमें समस्या है, हमारी बात को सुनो। इसके अलावा कैदियों से भेदभाव के कारण 64 दिन भूख हड़ताल के बाद जतिन दास का निधन होना।
ये भी एक घटना है। इसके अलावा 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी होना, और ये फांसी किसके हुई थी? सैंडर्स हत्याकांड के दोष में ही इनको फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को। दिसंबर 1929 में आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के निकट लॉर्ड इरविन की ट्रेन चलाने का असफल प्रयास होना। लॉर्ड इरविन जो थे, लाल किला के पास छिप करके लॉर्ड इरविन की ट्रेन कोई लोग जलाने का प्रयास किए थे। आज़ाद थे, भगवती चंद्र बोहरा थे, हालांकि सफल नहीं हो पाए थे। फरवरी 1931 में इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में आज़ाद शहीद होते हैं। फरवरी 1931 में एक मुखबिरी के कारण ये मतलब घेर लिए जाते हैं, और घेर लिए जाने के बाद अंतिम प्रयास के तहत क्या होता है कि आज़ाद जो है खुद को गोली मार लेते हैं और एल्फ्रेड पार्क में शहीद हो जाते हैं। तो ये है दिल्ली यूपी, बिहार और पंजाब में जो HRA और बाद में जो HSRA हैं, HRA जो बाद में परिवर्तित होकर के HSRA बनती है, इनकी घटनाओं का उल्लेख है कि इनका क्या क्या कार्य रहा। ठीक है, अब हम देखेंगे बंगाल में क्रांतिकारी का क्या चल रहा था। एक पैरेलली इवेंट चल रहा था बंगाल में भी। तो पैरेलली इवेंट कैसे चल रहा था कि 1925 में CR दास की मृत्यु के पश्चात कांग्रेस दो धड़ों में विभक्त हो गई। जब CR दास जो है 1925 में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो कांग्रेस क्या है, दो धड़ में बढ़ जाती है। कौन सा? बंगाल की। ठीक है, एक धड़े का नेतृत्व अनुशीलन समिति से संबंध GM सेनगुप्ता कर रहे थे। एक जो धड़ था उसका नेतृत्व जो है वो GM सेनगुप्ता कर रहे थे, तथा दूसरे का युगांतर समूह के संबंध सुभाष चंद्र बोस करने की थी। ठीक है, अब 1924 में कलकत्ता के बदनाम पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगाट की गोपीनाथ शाह ने हत्या कर देती है। क्या कर देते हैं? गोपीनाथ शाह जो है वो पुलिस कमिश्नर चार्ल्स की हत्या कर देते हैं, और इसी केस में गोपीनाथ शाह को जो होता है वो फांसी हो जाता है। फिर नए विद्रोही संगठन में सबसे चर्चित सक्रिय जो है चटगांव क्रांतिकारियों का गठन था, जिसका नेतृत्व सूरजसेन ने किया था। इन्हीं को मास्टर डा भी कहते थे। क्या कहते थे? मास्टर डा भी कहते थे। तो चटगांव विद्रोह से संबंधित बहुत सवाल आता है कि चटगांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो आपको ध्यान रखना है सूर्यसेन ने किया था। एक्चुअली चटगांव था क्या? तो चटगांव शस्त्रागार लूट अप्रैल 1930 की घटना है। सूर्यसेन या मास्टर डा पेशे से शिक्षक थे। क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण 1926 से 28 तक 2 साल जेल में भी रहे थे। वो कहा करते थे कि सहृदयता क्रांतिकारी का विशेष गुण है। क्या बोलते थे? कि सहृदयता क्रांतिकारी का विशेष गुण है। रविंद्रनाथ टैगोर तथा काजी नजरुल इस्लाम के प्रशंसक थे। किसके थे? रविंद्रनाथ टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम के प्रशंसक थे। कौन? सूर्यसेन या मास्टर दा। सूर्यसेन ने अपने सहयोगी अनंत सिंह, गणेश घोष व लोकीनाथ बाउल के साथ मिलकर के इस लूट की योजना बनाई थी। किस लूट की? चटगांव शस्त्र लूट की, शस्त्रागार लूट की। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की चटगांव शाखा के तले 65 युवा क्रांतिकारियों द्वारा अप्रैल 1930 में शस्त्रागार पर धावा बोला गया। कहाँ पे? चटगांव में। शस्त्रागार पर कब्जा तथा काम चलाऊ सरकार का गठन, किंतु फरवरी 1933 में सूर्यसेन गिरफ्तार तथा जनवरी 1934 में इन्हें फांसी दे दी जाती है। इसमें लोग शस्त्रागार पर अप्रैल में धावा बोलते हैं और उस पर कब्जा कर लेते हैं तथा क्षेत्र में जो है काम चलाऊ सरकार की गठन करते हैं। किंतु फरवरी 1933 में सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जनवरी 1934 में उनको फांसी दे दी जाती है। क्रांतिकारी युवाओं की प्रशंसा तथा सरकार की निंदा के कारण 1933 में JL नेहरू 2 साल की सजा भी काट चुके थे। ये जो घटना हुई ना, इनकी JL नेहरू ने प्रशंसा कर दी, भाई ये जो हुआ वो सही हुआ। तो सरकार की उन्होंने निंदा की कि सरकार के अत्याचार के परिणाम ही है कि युवा ऐसे कर रहे हैं। इस पर क्या हुआ? JL नेहरू को पकड़ लिया गया और उनको 2 साल की सजा भी हुई थी। अब देखिए, कुछ क्रांतिकारी दर्शन का प्रतिपादन भी है। जैसे अपने अंतिम वर्षों के दौरान ये क्रांतिकारी विनाशकारी तथा व्यक्तिगत आतंकवादी गतिविधियों से दूर रहने लगे थे। उदाहरण के लिए देखें, कहने का मतलब कि जितने भी क्रांतिकारी थे ना, अपने अंतिम वर्षों के दौरान क्या कि क्रांतिकारी तथा विनाशकारी या व्यक्तिगत आतंकवादी गतिविधियों से दूर होने लगे थे। जैसे कि अपनी हिरासत अवधि में बिस्मिल ने युवाओं से, जो रामप्रसाद बिस्मिल थे, ये बिस्मिल ने क्या किया था कि युवाओं से अपील की थी कि वो पिस्तौल व रिवाल्वर के साथ छोड़ दें। मतलब वो क्या करें? जन क्रांति का मार्ग अपनाएं। किसका अपना मार्ग अपनाएं? जन क्रांति का। ठीक है, इसके अलावा यहां तक कि अपनी गिरफ्तारी से पूर्व भगत सिंह का भी उग्रवाद तथा व्यक्तिगत आतंकवाद से विश्वास उठ चुका था। मतलब उग्रवाद और व्यक्तिगत आतंकवाद जो है, इससे उनका विश्वास उठ चुका था। ठीक है, और इसी उद्देश्य से भारत नौजवान सभा, कौन सा सभा? भारत नौजवान सभा का गठन में भगत सिंह का महत्वपूर्ण योगदान दिया।
किसने? भगत सिंह। क्योंकि उनका भी जो व्यक्तिगत आतंकवाद था ना, जैसे किसी को गोली मार देना, हत्या कर देना, लूट कर देना, इन सब चीज़ों से उनका भी विश्वास उठ चुका था। और यही कारण है कि जो भारत नौजवान सभा है, इसके गठन में भगत सिंह का जो है महत्वपूर्ण योगदान है। भगत सिंह व बटुकेश्वर सुखदेव ने छात्रों के मध्य संवैधानिक कार्य हेतु लाहौर छात्र संघ, भगत सिंह और कौन? सुखदेव। हम याद रखेंगे, भगत सिंह और सुखदेव ने छात्रों के मध्य संवैधानिक कार्य हेतु लाहौर छात्र संघ की स्थापना की। अब तो ये है हमारा, यहाँ तक होता है क्रांतिकारी गतिविधियाँ जो भारत में होती हैं। ठीक है, आगे भी देखते जाएंगे, जैसे जैसे बुक में जिस पैटर्न में दिया है हम उसी पैटर्न में चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक लेक्चर नहीं है, हम सिर्फ बुक का सारांश करा रहे हैं, जिस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। जिस क्रम में बुक में दिया हुआ है हम उसी क्रम में चलेंगे। तो अब हम आते हैं मेन स्ट्रीम में फिर से कि साइमन कमीशन का विरोध। आखिर साइमन कमीशन क्या था और उसका भारत में विरोध क्यों हो रहा था? तो सबसे पहले जानेंगे कि साइमन कमीशन क्या था। तो साइमन कमीशन एक्चुअली इसका नाम नहीं था, इसका ऑफिशियल नाम साइमन कमीशन नहीं था। इस कमीशन का जो हेड थे वो सर जॉन साइमन थे, इसलिए इस कमीशन को साइमन कमीशन हम पॉपुलर रूप से बोल देते हैं। हालांकि इसका नाम जो था भारतीय विधिक आयोग था। क्या नाम था? भारतीय विधिक आयोग। तो आखिर ये भारतीय विधिक आयोग था क्या? तो वर्ष 1919 का जो एक्ट था, तो हम मार्टेंगू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोलते हैं, जो भारत शासन अधिनियम 1919 जो है, उस एक्ट के तहत 10 वर्षों के पश्चात एक आयोग द्वारा भारत में वर्तमान सरकारी व्यवस्था, क्या होना था कि 10 वर्षों के पश्चात भारत में वर्तमान सरकारी व्यवस्था, शिक्षा के प्रसार तथा प्रतिनिधि संस्थाओं के अध्ययन के पश्चात एक रिपोर्ट देनी थी कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना कहाँ तक स्थित है। कहने का मतलब जो कि जब 1919 का अधिनियम आया था, इस अधिनियम में एक प्रावधान दिया गया था कि हम 10 वर्षों बाद एक आयोग का गठन करेंगे, जो आयोग भारत में सरकारी व्यवस्था, शिक्षा के प्रसार, प्रतिनिधि संस्थाओं का अध्ययन, मतलब कुल मिलाकर के भारत में एक स्थिति को देखेगी और अपना एक ओपिनियन सरकार को सबमिट करेगी कि क्या भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना किया जाना उचित होगा, क्या इसकी स्थिति है। तो इन्हीं कारणों से भारतीय विधिक आयोग की स्थापना कहाँ की जाती है? नवंबर 1927 में की जाती है। कहाँ, कब की जाती है? नवंबर 1927 में एक समिति का गठन की घोषणा, जिसमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे तथा अन्य सभी इसके सदस्य थे। और अन्य सभी में कौन थे? सभी के सभी श्वेत थे, यानी कि ब्रिटिशर्स थे, कोई भारतीय इसके सदस्य नहीं थे। आप सोचिए कि भारत में सरकारी संस्थाओं के अध्ययन के विषय में देखना है, शिक्षा व्यवस्था के प्रसार का देखना है, प्रतिनिधि संस्थाओं का अध्ययन को देखना है, और देख कौन रहा है? ब्रिटिशर्स देख रहे हैं। देखना किसको है? भारतीयों को है। और इसमें एक भी भारतीय नहीं है। तो इसी बात से जो है वो भारतीय क्षुब्ध थे। उनका कहना था कि सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी जो है, सत्तारूढ़ जो है इंग्लैंड में सत्तारूढ़ जो पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी ने अगले चुनाव तथा विपक्षी लेबर पार्टी के भय से समय से पूर्व ही आयोग का गठन कर दिया। उस समय पीएम बाल्डविन थे। एक्चुअली जो पीएम बाल्डविन थे ना, उनको लग रहा था कि हम अगले सरकार जीत नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चाहते थे कि सरकार, अभी हम क्या करते हैं, समय से पहले, चूंकि 1919 के बाद 1929 में होना चाहिए था, और वो 2 साल पहले ही 1927 में ही कमीशन का गठन कर देते हैं और सोचते हैं कि अपना मनमानी जो भी है रिपोर्ट लेकर के अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, तो कायदे से 1929 में होना था, पर 1927 में ही उन्होंने गठन कर दिया। अब एक जो अध्यक्ष हैं सर जॉन साइमन, और बाकी 6 अन्य सदस्य हैं, और सभी के सभी श्वेत हैं, ये है। तो साइमन कमीशन ने जो संस्तुतियां की हैं उसे 1930 में प्रकाशित किया गया तथा उनसे पे सुझाव दिया गया। कहने का मतलब कि इन्हीं साइमन कमीशन की संस्तुतियों पे 1930 में गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था, और 3 गोलमेज सम्मेलन के उपरांत, गोलमेज सम्मेलन 1, 2 और 3 के उपरांत जो 1935 का भारत शासन अधिनियम आया वही था। इन्हीं को मान करके भारत शासन अधिनियम लाया गया। ठीक है, तो देखिए साइमन कमीशन की जो संस्तुतियां की उसे 1930 में प्रकाशित किया गया और उनमें सुझाव दिया गया कि, अब देखिए साइमन कमीशन की संस्तुतियों में क्या सुझाव दिया जाता है कि प्रांतों में कानून तथा व्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार गठित की जाए। कहाँ पे? प्रांतों में। केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन किया जाए, इसमें संघीय भावना हो तथा इसके सदस्य प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएं। जो केंद्रीय विधानमंडल है इसका पुनर्गठन किया जाए, इसमें संघीय भावना हो तथा इसके सदस्य
प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएं। केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन न किया जाए क्योंकि इसके लिए अभी उचित समय नहीं आया है। मतलब प्रांतों में तो बना दिया जाए पर केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन न किया जाए। ये भारत में कैसे एक्सेप्ट हो सकता है? तो कांग्रेस ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दिया? तो कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 अध्यक्ष हैं डॉक्टर एम.ए. अंसारी। ठीक है, तो कांग्रेस ने प्रत्येक स्तर पर तथा प्रत्येक स्वरूप में साइमन आयोग के बहिष्कार का निर्णय लिया। क्या किया? साइमन आयोग के बहिष्कार का निर्णय लिया। नेहरू के प्रयासों से अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हो गया। नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा कि भाई अब भारत को स्वराज हटाओ और पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हो गया। अन्य राजनीतिक दलों के साथ मिलाकर के बहिष्कार की नीति बनाई गई कि हम साइमन कमीशन जो है ना, इसका बहिष्कार करेंगे। पंजाब में यूनियनिस्टों तथा दलितों में दक्षिण में जस्टिस पार्टी ने आयोग का बहिष्कार नहीं किया था। ये दो पार्टियां हैं, इनका ध्यान रखेंगे। पंजाब में यूनियनिस्ट हैं और जब दक्षिण भारत है उसमें जस्टिस पार्टी है, इनने विरोध नहीं किया था। थोड़ा सा एक फैक्ट है, किटकैट है कि सर जॉन साइमन यह उदारवादी दल के सदस्य थे जो कि अध्यक्ष भी थे, अध्यक्ष थे साइमन कमीशन के। अन्य सदस्य में थे बर्नहम, स्ट्रेथकोना, लेन फॉक्स, एटली, क्लीमेंट एटली यही हैं जो बाद में पीएम भी बनते हैं। जो भारत आज़ाद होता है उस समय पीएम यही रहते हैं। कैडेगन है, बर्नन हर्टसॉर्न है। तो ये 6 अन्य सदस्य थे। ठीक है, तो अब देखेंगे कि साइमन कमीशन जो है उस पर भारतीयों का क्या प्रतिक्रिया होती है। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचता है और सभी प्रमुख नगरों में तीव्र प्रतिक्रिया, हड़तालें, जुलूस आदि, काले झंडे, साइमन कमीशन को बैक के नारे लगाए जाते हैं। मतलब विरोध शुरू हो जाता है। इंपॉर्टेंट है कि पहुंचता कब है? तो 3 फरवरी 1928 को। 27 को गठन होता है, 1927 में गठन होता है, फरवरी 1928 में ये पहुंचते हैं भारत में, यहाँ पे मुंबई में। कितना? 3 फरवरी को। तो अब पुलिस द्वारा दमन किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत को लखनऊ में बुरी तरह पुलिस द्वारा पीटा जाता है। साइमन कमीशन के ये लोग विरोध कर रहे थे तो लखनऊ में पुलिस के द्वारा बुरी तरह से इनको पीटा जाता है। लाहौर में लाला लाजपत राय पुलिस की लाठी से जख्मी हो गए तथा आपको बताया था कि 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई थी। अब साइमन कमीशन की नियुक्ति का प्रभाव देखें तो उसमें प्रभाव था कि मौलिक राष्ट्रवादी ताकतों को और उत्तेजित कर दिया। ये जो मौलिक राष्ट्रवादी ताकत थे ना, इनको भी उत्तेजित कर दिया। इसमें संविधान निर्माण पर लॉर्ड बर्कनहेड की चुनौती का मुंहतोड़ जवाब दिया गया। जो लॉर्ड बर्कनहेड थे, भारत सचिव, इन्होंने एक चुनौती दिया था भारतीयों को। आगे देखेंगे कि आप में अगर इतने ही स्वशासन कर रहे हैं ना आप लोग, तो आपको अगर इतना ही स्वशासन की क्षमता है तो आप एक अपना संविधान बना के दिखा दो, तो हम मान जाएंगे कि आप सरकार चला सकते हैं। तो इस चुनौती का भी भारतीयों ने स्वीकार किया और देखेंगे आगे चल करके कि बहुत कम समय में 3 महीने में भारतीयों ने संविधान बना करके सौंप दिया था। तो सप्रू जैसे उदारवादी और जिन्ना के नेतृत्व में मुसलमान नेताओं ने कांग्रेस के साथ मिलकर के डोमिनियन स्टेटस का संविधान बनाने का प्रयास किया, किंतु 1928 में यह मोर्चा भंग हो गया था। क्या हो गया था? भंग हो गया था मोर्चा। ठीक है, इसके अलावा फिर आया कौन सा? नेहरू रिपोर्ट। ये नेहरू रिपोर्ट है। ये नेहरू को ध्यान रखेंगे, जेएल नेहरू का रिपोर्ट नहीं है, जेएल नेहरू नहीं है, ये मोतीलाल नेहरू के हैं। ठीक है, मोतीलाल नेहरू। तो तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड की चुनौती पर फरवरी एंड मई में एक सर्वदलीय सम्मेलन दिल्ली में और फिर पुणे में आयोजित किया गया। जो लॉर्ड बर्कनहेड थे, इन्होंने चुनौती दिया था भारतीयों को कि अगर आपके अंदर क्षमता है तो आप अपना संविधान बना करके दिखा दीजिए। भारतीयों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और स्वीकार करने के उपरांत फरवरी और मई में सर्वदलीय सम्मेलन होता है दिल्ली में और फिर पुणे में। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन होता है। अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस, एसएम सनी, मंगल सिंह, शोएब कुरैशी, जीआई प्रधान तथा तेज बहादुर सप्रू समिति के अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, अगस्त 1928 में उप समिति ने अपनी प्रसिद्ध रिपोर्ट पेश की जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। ठीक है, ये समिति का देखिए कब गठन हो रहा है। समिति का गठन हो रहा है कब? फरवरी और मई में। तो मई वाला अधिवेशन में इसका कंप्लीट होता है। तो मई से लेकर के और अगस्त, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने के अंदर समिति ने संविधान बना दिया और बना करके रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया जिसे हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं।
ठीक है। इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की दर्जा दिए जाने की मांग पर बहुमत था। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस देने की मांग पर बहुमत था, किंतु कुछ राष्ट्रवादी डोमिनियन स्टेटस के आधार पर स्थान पर पूर्ण स्वतंत्रता के समर्थन में थे। मतलब ये जो संविधान नेहरू रिपोर्ट जो बना करके दिए, इसमें इन्होंने क्या किया था कि भारत में बोला था कि डोमिनियन स्टेटस भारत को दीजिए। ठीक है, तो लेकिन कुछ राष्ट्रवादी जो थे वो डोमिनियन स्टेटस के स्थान पर पूर्ण स्वतंत्रता के मांग कर रहे थे और उसके समर्थन कर रहे थे। अब क्या होता है कि लखनऊ में एम ए अंसारी की अध्यक्षता में पुनः सर्वदलीय सम्मेलन, जिसमें नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया जाता है। एम ए अंसारी की अध्यक्षता में लखनऊ में जब रिपोर्ट पेश हो जाती है अगस्त में, तो फिर से एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाता है लखनऊ में, और उस सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया जाता है। अब देखेंगे कि नेहरू रिपोर्ट में था क्या। तो नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसाएं अगर देखें तो अनुशंसाएं में था कि पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा मिले, संवैधानिक सार्वजनिक निर्वाचन प्रणाली समाप्त कर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली शुरू की जाए। ठीक है, आरक्षण के उन्हीं राज्यों में जहां मुसलमान बहुसंख्यक हों, एग्जाम्पल बंगाल और पंजाब आदि में, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन हो। नेहरू रिपोर्ट में भी था कि भाषाई आधारों पर प्रांतों का गठन किया जाए। 19 मौलिक अधिकारों की मांग की गई। कितने मौलिक अधिकारों की मांग की गई? 19। केंद्र तथा राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की मांग की गई। जो कमीशन लास्ट में रिकमेंडेशन क्या दिया था कि प्रांतों में तो बोला कि ठीक है उत्तरदायी सरकार के गठन किया जाए, पर सेंटर में उसने मना कर दिया था। ठीक है, केंद्र में व्यवस्थापिका के 2 सदन हो, जिन्हें निम्न सदन में 500 निर्वाचन और निर्वाचन प्रत्यक्ष तथा उच्च सदन में 200 सदस्य प्रांतीय व्यवस्था से मतलब निर्वाचन होना चाहिए। निम्न सदन 5 वर्ष तथा उच्च सदन का जो कार्यकाल हो 7 वर्ष का होना चाहिए। ये भी ध्यान रखेंगे, निम्न सदन 5 वर्ष और उच्च सदन 7 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए। गवर्नर जनरल कार्यकारिणी परिषद की सलाह पर कार्य करे। गवर्नर जनरल जो है वो कार्यकारिणी परिषद की सलाह पर कार्य करे तथा केंद्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। ठीक है, प्रांतीय सरकारें 5 वर्ष तथा इसका प्रमुख गवर्नर होगा, जो प्रांतीय कार्यकारिणी की सलाह पर कार्य करेगा। किसके सलाह पर कार्य करेगा? प्रांतीय कार्यकारिणी की सलाह पर कार्य करेगा। मुसलमानों के धार्मिक एवं सांस्कृतिक हितों का पूर्ण संरक्षण किया जाना चाहिए। ठीक है, पूर्ण धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, इनका भी देखिए मांगे कि पूर्ण धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना होना चाहिए, राजनीति से धर्म पृथक होगा। ठीक है, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बने। कार्यपालिका जो है वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी हो। अब तक क्या था? सिर्फ गवर्नर के प्रति उत्तरदायी था, एक इसके आंसरेबल था गवर्नर को, न कि विधानमंडल के सदस्यों को। मंत्री का कोई अधिकार नहीं था कार्यपालिका पर। ठीक है, केंद्र व प्रांतों में संघीय आधार पर शक्तियों का विभाजन, अवशिष्ट शक्ति केंद्र को। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं, केंद्र और प्रांतों में संघीय आधार पर शक्तियों का विभाजन हो तथा अवशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्र को दिया जाए। सिंध को बंबई से पृथक राज्य बना दिया जाए। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत को अन्य राज्यों की तरह संवैधानिक स्तर प्रदान किया जाए। देशी राज्यों के अधिकारों व विशेषाधिकारों को सुनिश्चित किया जाए। देशी जो रियासतें हैं, देशी राज्य हैं, इनके भी अधिकारों और विशेषाधिकारों को सुनिश्चित किया जाए। भारत में प्रतिरक्षा समिति, उच्चतम न्यायालय तथा लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए। ठीक है, तो ये प्रमुख मांगे थी किसके? नेहरू रिपोर्ट की। इसकी थी ये नेहरू रिपोर्ट की प्रमुख मांगे थी। अब मुस्लिम व हिंदू सांप्रदायिक प्रतिक्रिया होता है इस पर। जो संविधान की रूपरेखा तैयार की गई है, इसमें क्या होता है कि अब हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक प्रतिक्रिया भी होना है, क्योंकि आपको पता ही है कि अब चूंकि भले ही एक साथ तो हो गए थे, पर विचारधारा तो थोड़ा सा अलग अलग था ही। तो यद्यपि संविधान निर्माण की रूपरेखा तैयार करने में राष्ट्रवादी नेताओं ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, किंतु सांप्रदायिक निर्वाचन के मुद्दे पर धीरे धीरे अनेक विवाद उभरने लगे। ठीक है, दिसंबर 1927 में मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर 4 मांगे संविधान के मसौदे में सम्मिलित किए जाने की मांग की। मतलब मुस्लिम लीग ने दिल्ली में एक अधिवेशन बुलाया दिसंबर 1927 में, और उन्होंने 4 मांगे रखी। क्या क्या? कि इन 4 मांगों को जो संविधान का मसौदा बनाया गया उसमें शामिल किया जाए। कौन कौन सा? पहला था उनका मांग कि पृथक निर्वाचन को समाप्त कर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली लागू किए जाएं। पृथक निर्वाचन को समाप्त कर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली लागू की जाए, से कुछ सीटें मुस्लिम के लिए आरक्षित हों। ठीक है, दूसरा था कि केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के लिए 1/3 स्थान सुरक्षित किया जाए। कितना? 1/3 स्थान सुरक्षित आरक्षित किए जाएं।
बंगाल, पंजाब और बंगाल में मुसलमानों के लिए जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित किए जाएं। किसके अनुपात में? जनसंख्या के अनुपात में। सिंध, बलूचिस्तान तथा उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत नामक 3 मुस्लिम बहुल प्रांतों का गठन किया जाए। तो ये 4 प्रमुख मांगे थी जो लीग की तरफ से थी। किसकी तरफ से? मुस्लिम लीग की तरफ से। और इनका कहना था कि इसे भी आप जो संविधान का मसौदा बनाए हैं उसमें शामिल कर लीजिए। अब दिसंबर 1927 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में इन मांगों को स्वीकार कर लिया गया था। इसे दिल्ली प्रस्ताव की संज्ञा दिया गया। मतलब जो लीग का मांग है ना, इस पर चर्चा के लिए दिसंबर 1927 में मद्रास में अधिवेशन बुलाया जाता है और इस अधिवेशन में लीग की इन 4 मांगों को स्वीकार कर लिया जाता है तथा इसे दिल्ली प्रस्ताव की संज्ञा दी जाती है। इसे दिल्ली प्रस्ताव के नाम से बोला जाता है। अब होता क्या है कि मुस्लिम प्रांतों का गठन तथा सीटों के आरक्षण के मुद्दे पर हिंदू महासभा की तीव्र विरोध व लीग के अड़ियल रवैये के कारण नेहरू ने समझौतावादी रास्ता अख्तियार करते हुए निम्न प्रावधान किए। अब जब कांग्रेस द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो उस समय क्या होता है कि हिंदू महासभा इसका तीव्र विरोध करने लगती है कि भाई ऐसे नहीं होना चाहिए, किंतु लीग भी अपना रवैया पे अड़ा हुआ है, बोला नहीं ये 4 मांग तो मानना पड़ेगा आपको। तब क्या करते हैं कि मोतीलाल नेहरू एक मतलब समझौतावादी रास्ता अख्तियार करते हैं और उन्होंने क्या करते हैं कि संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था को अपनाया जाएगा। बोलते हैं कि ठीक है, संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था जो है उसको अपनाया जाएगा, किंतु सीटें उन्हीं स्थानों पर आरक्षित होगी जहां मुस्लिम अल्पमत में है, जहां बहुमत में है वहां नहीं होगी। ठीक है। डोमिनियन स्टेटस के प्रति डोमिनियन स्टेशन के प्राप्ति के बाद ही सिंध को अलग किया जाएगा। जब हमें डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा उसके बाद हम सिंध को अलग करेंगे। एक सर्वसम्मत राजनीतिक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इन 3 मांगों को शामिल कर देते हैं। फिर क्या होता है कि जिन्ना द्वारा जो प्रस्तुत संशोधन है, नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा के लिए दिसंबर 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन का फिर से कलकत्ता में आयोजन होता है। कब? दिसंबर 1928 में। लीग की ओर से जिन्ना के 3 संशोधन प्रस्तुत किए गए और फिर लीग ने जो है वो 3 संशोधन प्रस्तुत किए। बोला कि केंद्रीय विधानमंडल में 1/3 स्थान दे दो। वयस्क मताधिकार होने तक पंजाब तथा बंगाल में जनसंख्या के अनुपात में मुस्लिमों के लिए सीटें चाहिए और प्रांतों के लिए विशिष्ट शक्तियां की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन अब इस पर क्या होता है कि मतदान हो जाता है और मतदान होने के पर जिन्ना के तीनों प्रस्ताव ठुकरा दिया गया, पास नहीं हो पाए। तत्पश्चात लीग सम्मेलन से अलग हो गई तथा जिन्ना मोहम्मद शफी व आगा खां के धड़े से जा मिले। तो जिन्ना अब तक कांग्रेस में थे, वो उन्होंने ही कांग्रेस के अंदर ही इन्होंने 3 संशोधन प्रस्तुत किया था, किंतु ये पास नहीं हो पाया कांग्रेस के अधिवेशन में, जो 1928 में कहाँ पे हो रहा था? कलकत्ता में हो रहा था। इस अधिवेशन में सर्वदलीय मतलब सम्मेलन था। इसमें कांग्रेस की तरफ से ही जिन्ना ने 3 जो है ना इन 3 मांगों को प्रस्तुत किया था, किंतु ये मांग पर मतदान हुआ और मतदान में मांग पास नहीं हो पाया। तो पास नहीं होने के कारण जिन्ना जो है वो नाराज हो जाते हैं और कांग्रेस को छोड़ देते हैं। और छोड़ने के उपरांत क्या करते हैं? मोहम्मद शफी और आगा खां के नेतृत्व में जो लीग है वो लीग से जाकर के मिल जाते हैं। मार्च 1929 में जिन्ना ने अलग से 14 सूत्रीय मांगे पेश की। क्या की? 14 सूत्रीय मांगे। अब जो 3 मांग कर रहे थे ना, अब 3 मांग के जगह पर 14 सूत्रीय मांगे पेश कर दी, जिसे मूलतः नेहरू रिपोर्ट के बारे में अपनी आपत्तियां दोहराई गई थी। जो नेहरू रिपोर्ट था ना, नेहरू रिपोर्ट में जो जो जिन्ना को आपत्ति लगा था उसके विषय में अपने 14 सूत्रीय मांग इन्होंने पेश कर दिया। तो देखिए घटनाक्रम कैसे होता है। फरवरी और मई में लार्क बर्कनहेड के जो चुनौती है उस पर स्वीकार करते हुए एक सर्वदलीय सम्मेलन फरवरी और मई में बुलाया जाता है, पहले दिल्ली और फिर पुणे में। इसके बाद एक सर्वदलीय समिति का गठन किया जाता है जिसका अध्यक्ष होते हैं मोतीलाल नेहरू। इन्होंने अगस्त 1928 में रिपोर्ट सौंप देते हैं, बना करके अपना रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत कर देते हैं। ठीक है। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद क्या होता है कि उसमें लीग को आपत्ति होती है। तो लीग को आपत्ति होने के बाद नेहरू रिपोर्ट पर जो लीग की जब आपत्ति होती है तो लीग कुछ मांग प्रस्तुत करता है। 3-4 मांगे उनकी थी। 4 मांग को मद्रास अधिवेशन में दिसंबर 1927 के मद्रास अधिवेशन में इन मांगों को स्वीकार कर लिया जाता है और इसे दिल्ली प्रस्ताव की संज्ञा दी जाती है। फिर उसमें क्या होता है कि लखनऊ में एक दोबारा जो है वो मुस्लिम इनका हिंदू परिषद जो है इनके विरोध और मुस्लिम लीग के अड़ियल रवैये के कारण एक समझौतावादी रास्ता अख्तियार किया जाता है और
3 संशोधन उसमें मोतीलाल नेहरू द्वारा किया जाता है। ठीक है। इसके बाद दिसंबर 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन कलकत्ता में होता है, और इसमें क्या होता है कि अब फाइनल होना होता है, लेकिन उस समय क्या होता है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो होते हैं वो 3 संशोधन प्रस्तुत करते हैं। कांग्रेस की तरफ से जिन्ना होते हैं और 3 संशोधन प्रस्तुत करते हैं, किंतु इस संशोधन पर मतदान होता है और मतदान में संशोधन पास नहीं हो पाता है, जिससे जिन्ना क्षुब्ध हो जाते हैं और वो कांग्रेस से अलग होकर के मोहम्मद शफी और आगा खां के धड़ जो है लीग, उससे जा मिलते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि मार्च 1929 में 14 सूत्रीय मांगे पेश करते हैं, जो सब मूलतः वही था जो नेहरू रिपोर्ट के बारे में उनकी जो आपत्तियां थी। तो इस तरह से घटनाक्रम चल रहा है। अब मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, सिख समुदाय के साथ साथ जेएल नेहरू, एससी बोस के नेतृत्व वाला कांग्रेस का युवा वर्ग भी इससे खिन्न था। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, सिख समुदाय के साथ साथ जेएल नेहरू, एससी बोस के नेतृत्व वाला कांग्रेस का युवा वर्ग भी इससे खिन्न था। इनका मानना था कि डोमिनियन स्टेटस की मांग स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में नकारात्मक कदम है। जो आप अभी तक देख रहे हैं कि जो नेहरू रिपोर्ट है, इनमें इन्होंने स्वतंत्रता की मांग नहीं की है, इनमें क्या किया है कि डोमिनियन स्टेटस की मांग किया है, डोमिनियन स्टेटस की मांग किया है। तो इन लोगों का मानना था, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, सिख समुदाय, जेएल नेहरू और एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे लोगों का मानना था भाई आप डोमिनियन स्टेटस की मांग क्यों कर रहे हैं, आप डायरेक्ट मतलब अपना शासन की मांग करिए, स्वशासन की मांग करिए कि भाई हम हमारा जो है वो पूर्ण स्वराज का मांग करना है। अब हमें स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में तो नकारात्मक कदम हो जाएगा कि हमें डोमिनियन स्टेटस दे दीजिए। तब क्या करता है कि होता है कि जेएल नेहरू और बोस द्वारा संयुक्त रूप से भारतीय स्वतंत्रता लीग की गठन की जाती है। ये लोग नाराज हो जाते हैं और क्या होता है कि संयुक्त रूप से एक भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये अब सम्मेलन है। अब कुल मिलाकर के होता यह है कि ये सब घटनाएं घट चुकी हैं। घटने के बाद साइमन कमीशन पर कोई असर पड़ता नहीं है। वो साइमन कमीशन अपना सर्वे इंडिया में करता है और करने के बाद रिपोर्ट सौंप देता है। रिपोर्ट में वो बोलता है कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन का गठन कर दिया जाए। इसके अलावा सेंटर में वो अभी समय नहीं, उपयुक्त समय नहीं है कि एक उत्तरदायी सरकार का गठन होना चाहिए। तो इस तरह से वो अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देता है और इन्हीं रिपोर्टों पर चर्चा के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाता है। हम आगे देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन में गोलमेज सम्मेलन। तो क्या था कि दिसंबर 1928 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, इसे देख चुके हैं, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष होते हैं। युवा कांग्रेसियों द्वारा डोमिनियन स्टेटस पर आपत्ति जताने पर वरिष्ठ नेताओं ने सुझाव दिया कि मांग को मानने के लिए सरकार को 2 वर्षों का समय दिया जाना चाहिए। अब जब युवा विरोध कर रहे हैं, आप देखे हैं कि जैसे मुस्लिम लीग हो गया, हिंदू महासभा हो गया, पंजाब के जो पार्टियां हैं वो जेएल नेहरू, एससी बोस, ये लोग विरोध कर रहे थे कि भाई आप डोमिनियन स्टेटस क्यों मांग रहे हैं, आप स्वतंत्रता मांगिए। तो 1928 के कलकत्ता अधिवेशन होता है, अध्यक्ष होते हैं मोतीलाल नेहरू। वो बोलते हैं कि ठीक है, सरकार के सामने मांग हम लोग रखे हैं, तो सरकार को ऐसा करते हैं 2 वर्ष का समय देते हैं। अगर 2 वर्ष बाद सरकार नहीं मानती है तो हम आंदोलन करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। किंतु क्या होता है कि युवा दबाव देते हैं भाई 2 वर्ष का समय बहुत होता है, 2 वर्ष नहीं दे सकते हम। तब उनके दबाव में आकर के क्या करते हैं कि यह 1 वर्ष का समय, कितना देते हैं, 1 वर्ष का समय कर दिया जाता है। तथा कांग्रेस ने यह प्रस्ताव प्रतिबद्धता जाहिर की कि यदि 1 वर्ष के भीतर मांग नहीं माना गया तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया जाएगा तथा इसके लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन भी प्रारंभ की जाएगी। तो ये इसमें पास होता है, किसमें, 1928 दिसंबर में जो कलकत्ता अधिवेशन होता है, अध्यक्ष होते हैं मोतीलाल नेहरू। अब क्या होता है कि 31 अक्टूबर 1929 लॉर्ड इरविन ने घोषणा की। 31 अक्टूबर 1929 को लॉर्ड इरविन की घोषणा, उसने वायदा किया कि साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा तो एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाएगा। अब सरकार इससे दबाव में आती है कि कोई बड़ा आंदोलन न हो जाए, उन्होंने असहयोग देख चुके हैं, तो इस तरह के कोई आंदोलन का मूल भाव सरकार लेना नहीं चाहती है। तो थोड़ा सा पेसिफाई करने का प्रयास करते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, आप लॉर्ड इरविन जो साइमन कमीशन है उसकी रिपोर्ट आने दीजिए। अगर साइमन कमीशन का जब रिपोर्ट आ जाएगा ना तो उस पर चर्चा के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाएगा और वहाँ पे चर्चा किया जाएगा कि क्या होना चाहिए। बोले ये भी नहीं रहेंगे स्वतंत्रता देंगे, अभी बोल रहे हैं कि हम उस पर चर्चा के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाएंगे। गोलमेज का मतलब होता है कि हम सारी पार्टियों को बुलाएंगे, सभी जो संबंधित हैं उनको बुलाएंगे और एक चर्चा करेंगे। अब क्या होता है, दिल्ली घोषणा पत्र, टाइमलाइन होता है 2 नवंबर 1929, 2 नवंबर 1929। नवंबर 1929 को
प्रमुख नेताओं का एक सम्मेलन दिल्ली में हुआ जिसमें एक घोषणा पत्र जारी किया गया। यह कि गोलमेज सम्मेलन में डोमिनियन स्टेटस देने की नहीं अपितु इसे लागू करने की योजना बनाई जानी चाहिए। मतलब अब जब आप गोलमेज सम्मेलन बुलाएंगे तो उसमें इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे कि भारत को डोमिनियन स्टेटस देना है कि नहीं देना है, इस बात पर चर्चा नहीं होगी। चर्चा इस बात पर होगी कि भारत में डोमिनियन स्टेटस को लागू कैसे किया जाना है, मतलब देना तो है ही आपको, अब लागू कैसे किया जाना है इस बात पर चर्चा होगी, न कि इस बात पर चर्चा होगी कि डोमिनियन स्टेटस देना है कि नहीं देना है। इस बैठक में कांग्रेस का बहुमत में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मतलब कांग्रेस जो है वो भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, तो इस जो भारत के भविष्य पर चर्चा होना है, तो इस जो बैठक है इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि बहुमत में होने चाहिए। राजनीतिक अपराधियों को क्षमादान तथा सहमति की एक सामान्य नीति लाई जानी चाहिए। 3 मांगे कांग्रेस के द्वारा रखी जाती हैं। कब? 2 नवंबर 1929 को। 22 दिसंबर 1929 को वायसराय इरविन ने इन मांगों को अस्वीकार कर दिया। मतलब जो मांग रखी गई थी इन मांगों को 23 दिसंबर 1929 को लॉर्ड इरविन के द्वारा इन मांगों को अस्वीकार कर दिया जाता है। अस्वीकार करने के उपरांत क्या होता है कि लाहौर अधिवेशन 1929 का प्रसिद्ध लाहौर अधिवेशन जानते हैं, अध्यक्ष होते हैं जवाहरलाल नेहरू। 28 में फिक्स किया गया था कि भैया 1 साल का समय देते हैं, 1 साल में नहीं मानेंगे तो असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। तो 1 साल की अवधि समाप्त हो गई है। अगले साल 1929 का अधिवेशन होना है और अधिवेशन होना है लाहौर में। 18 प्रांतीय समितियों में से सिर्फ 3 के समर्थन के बावजूद जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो उस समय क्या था, अध्यक्ष करने के लिए समितियां, जो कांग्रेस की प्रांतीय समितियां थी ना, इनमें इनका वो होता था कि भाई किसको कौन अध्यक्षता करेगा इस साल। तो इसमें क्या था कि 18 प्रांत समितियों में से सिर्फ 3 ने ही जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनने के लिए बोला था, बाकी पटेल के लिए बोला था। किंतु इसमें क्या था कि जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। इसके भी कुछ कारण थे, जैसे उनके पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को कांग्रेस ने अपना लक्ष्य बना लिया था। जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव था ये जवाहरलाल नेहरू का ही प्रस्ताव था और कांग्रेस ने इसे अपना लक्ष्य बना लिया था। बोला था कि 1929 में हम इसको अपना लक्ष्य घोषित करेंगे अगर सरकार नहीं मानती है तो। दूसरा था कि गांधी जी का पूर्ण सहयोग था इनके साथ, जवाहरलाल नेहरू के साथ गांधी जी का पूर्ण सहयोग था। अपने अध्यक्षीय भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं एक समाजवादी रिपब्लिकन हूँ, मेरा राजा महाराजाओं में कोई विश्वास नहीं है। इस तरह से एक समाजवादी होने का साक्ष्य दे रहे हैं कि भाई मैं जो हूँ एक रिपब्लिकन हूँ, समाजवादी हूँ और मेरा राजा महाराजाओं में कोई विश्वास नहीं है। जो 1929 में हो रहा है अधिवेशन, इसमें क्या क्या काम होते हैं तो इसको अगर देखें तो गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया जाएगा। भाई अगर हमको आप हमारी मांगे तो लॉर्ड इरविन ने अस्वीकार कर दिया है, तो अगर अस्वीकार कर दिया तो हम इस सम्मेलन में नहीं जाएंगे, हम नहीं बैठेंगे इस सम्मेलन में। पूर्ण स्वराज को कांग्रेस अपना मुख्य लक्ष्य घोषित करेगी, क्योंकि आप आपने जो डोमिनियन स्टेटस के लिए मौका टाइमलाइन दिया था उसमें आपने कुछ किया नहीं। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित करेंगे, अब डोमिनियन स्टेटस पे बात नहीं होगा। कांग्रेस कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का पूर्ण उत्तरदायित्व दे दिया गया कि जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है ना, CWC, इसको पूर्ण अधिकार दे दिया गया कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का उत्तरदायी हैं, आपको जैसे करना है वैसे करिए। कांग्रेसियों को भविष्य में काउंसिल का चुनाव न लड़ने तथा अपने पदों से त्यागपत्र देने की अपील की गई। आदेश दिया गया कि आप अपने पदों से त्यागपत्र दे दीजिए और कोई भी काउंसिल का चुनाव नहीं लड़िए, जो लोग हैं वो दे दीजिए। 26 जनवरी 1930 को पूरे दिन राष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया और इसी दिन रावी नदी के तट पर क्या किए, जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अब क्या करते हैं कि गांधी जी जो होते हैं एक बार फिर से नेगोशिएशन करने का प्रयास करते हैं और वो 11 सूत्रीय जो मांग है ना, वो अपने जो यंग इंडिया है, यंग इंडिया के लेख में 11 सूत्रीय मांग रखते हैं। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के परिप्रेक्ष्य में अगले कदम के रूप में गांधी जी ने यंग इंडिया के लेख में सरकार के समक्ष 11 सूत्रीय मांगे रखी तथा इन मांगों को स्वीकार या अस्वीकार करने हेतु 31 जनवरी 1930 तक का समय दिया। मतलब 1929 में अधिवेशन होता है, दिसंबर 1929 में लाहौर का अधिवेशन होता है और इसके बाद गांधी जी जो हैं वो यंग इंडिया के लेख में सरकार के समक्ष कहिए तो एक और मौका देते हैं, एक तरह से और प्रेशर बनाते हैं कि भाई ऐसा है कि मैं आपके सामने कुछ मांग रख रहा हूं और इन मांगों को मानने या न मानने के लिए आपके पास 31 जनवरी 1930 तक का समय दे रहा हूं। अगर नहीं मानेंगे तो फरवरी 1930 तक सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक उत्तर न मिलने पर कांग्रेस कार्य समिति की साबरमती बैठक में निर्णय गांधी जी पर छोड़ दिया गया। मतलब वो
गांधी जी जो बोले थे कि आप 31 जनवरी 1930 तक हमें बता दीजिए कि आप इस मांग को मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो सरकार द्वारा इन मांगों को नहीं माना गया। नहीं मानने के उपरांत क्या हुआ, फरवरी 1930 में सरकार की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिलने पर कांग्रेस कार्य समिति का साबरमती आश्रम में बैठक होता है और इस बैठक में यह निर्णय लिया जाता है कि सब कुछ गांधी जी पर छोड़ दिया जाता है। अगला क्या करना है, सीडीएम कब शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, ये सब गांधी जी फिक्स करेंगे। फरवरी के अंत में गांधी जी ने सीडीएम का केंद्रीय मुद्दा बनाने का निश्चय किया। गांधी जी बोलते हैं कि ठीक है, आप नहीं मान रहे हैं तो सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट अब हम शुरू करेंगे। और इसी क्रम में होता है दांडी मार्च, जो 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चलता है। 2 मार्च 1930 को पत्र लिखकर गांधी जी ने अपने 11 सूत्री मांगों का उल्लेख किया जो सरकार के सम्मुख थी। गांधी जी फिर पत्र लिखते हैं 2 मार्च को, बोलते हैं कि भाई आपके पास 1 साल से पड़ा हुआ है मेरा 11 सूत्री मांगे, आप उस पर क्या विचार के स्वीकार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हमें बता दीजिए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार इस पर विचार नहीं करती है तो वह 12 मार्च से नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। अब वो टाइमलाइन बता देते हैं कि भाई अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, अगर आप हमारी बातों को नहीं मानेंगे, हमारी बातों पर विचार नहीं करेंगे, 11 सूत्रीय मांगों पर विचार नहीं करेंगे तो हम 12 मार्च से नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। ठीक है, तो 12 मार्च 1930 को अपने सरकार फिर भी कुछ नहीं मानती है, लॉर्ड इरविन होते हैं और 12 मार्च 1930 को अपने 78 समर्थकों के साथ पद यात्रा प्रारंभ कर दिया तथा 24 दिनों में 240 किलोमीटर पदयात्रा के पश्चात 5 अप्रैल को दांडी पहुंचते हैं। 5 अप्रैल को दांडी पहुंचने के बाद 6 अप्रैल को समुद्र तट पर नमक बना करके नमक कानून तोड़ते हैं। अब गांधी जी नमक कानून ही क्यों तोड़ा, ये चर्चा का विषय है, मेंस का विषय है, क्योंकि मैं छोटा संक्षेप में बताता हूँ कि नमक इसलिए तोड़ा क्योंकि नमक अमीर से लेकर के गरीब, किसान से लेकर के मजदूर, सैनिक, सभी की जरूरत थी। नमक जो है वो सभी का जरूरत था। तो मास लेवल पर लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए गांधी जी ने नमक को ही कानून तोड़ने के तौर पर चुना। इसके और कई एंगल हैं जो हम मेंस की टॉपिक है तो इसलिए यहाँ बहुत उसकी चर्चा नहीं करेंगे। अब नमक सत्याग्रह का प्रसार को देखें तो कहाँ कहाँ, तमिलनाडु में इसका प्रसार होता है। तंजौर के तट पर राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली, तिरुचि से वेदारण्य तक यात्रा की। मालाबार में के केलप्पन जो वायुकोम सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध हैं, ने कालीकट से पेन्नूर तक यात्रा की। आंध्र प्रदेश के पूर्वी एवं पश्चिमी गोदावरी कृष्णा गुंटूर जिला में नमक पदयात्रा निकाली गई। उड़ीसा में कटक बालासोर गोपाल बंधु चौधरी ने यहाँ पे किया है। असम में भी हुआ। विभाजित मुद्दों के कारण आंदोलन को उतना समर्थन नहीं मिला। हालांकि कनिंघम सर्कुलर के विरोध में शक्तिशाली आंदोलन चलाया गया। बंगाल में सर्वाधिक संख्या में गिरफ्तारी हुई। सत्याग्रह एवं चौकीदारी विभिन्न शक्तिशाली आंदोलन चलाए गए। यहाँ पे क्या हुआ कि सत्याग्रह के साथ साथ चौकीदारी वाला भी आंदोलन चलाया गया और इसका बिहार में भी हुआ। चंपारण एवं सारण में नमक सत्याग्रह चलाया गया। कहाँ पे चलाया गया? चंपारण एवं सारण में नमक सत्याग्रह चलाया गया। पटना में अंबिका कांत सिन्हा के नेतृत्व में नमक कानून तोड़ने के लिए नखासा तालाब को चुना गया। ध्यान रखेंगे, बिहार से रिलेटेड है तो ध्यान रखेंगे, नखासा तालाब को चुना गया। भागलपुर, सारण, मुंगेर में चौकीदारी कर का भी विरोध किया गया। पूछता है कि किस आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर का भी विरोध किया गया था, तो याद रखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। इसके अलावा नेक्स्ट है कि भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद व अब्दुल बारी ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसका? नमक सत्याग्रह आंदोलन का। ठीक है। पेशावर में अन्य प्रांतों के मुसलमानों के विपरीत उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के मुसलमान सीमांत गांधी के नेतृत्व में उल्लेखनीय भाग लिया। सीमांत गांधी कौन है? खान अब्दुल गफार खान। इनके नेतृत्व में उल्लेखनीय योगदान दिया था। इसी समय धरसाणन में 21 मई 1930 को सरोजनी नायडू, इमाम साहब व गांधी जी के पुत्र मणिलाल के ने 2000 आंदोलनकारियों के साथ धरसाना नामक कारखाना पर धावा बोल दिया। आंदोलनकारियों द्वारा पूर्ण शांति प्रदर्शन के बाद ही पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में 2 की मृत्यु तथा 320 घायल हो गए थे। ठीक है। मणिपुर और नागालैंड में देखें तो 13 वर्ष की उम्र में रानी गौडिनल्यू ने आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। 13 वर्ष की आयु में धार्मिक आंदोलन हेराका से जुड़ी थी। कौन? रानी गौडिनल्यू। 13 वर्ष की आयु में हेराका आंदोलन से ये जुड़ी थी। 1937 में नेहरू शिलांग जेल में गौडिनल्यू से मिले थे। ये जब जेल में थी तो 1937 में इनसे नेहरू मिले थे और उसी समय इनको पहाड़ों की रानी की उपाधि नेहरू द्वारा दी गई थी। ठीक है, ये इनके विषय में फैक्ट था। अब प्रदर्शन का प्रभाव देखें तो विदेशी कपड़े तथा अन्य वस्तुओं की आयातों में कमी हो गई। सरकार के शराब उत्पाद शुल्क, भू राजस्व में भारी कमी आई।
व्यवस्थापिका सभा के चुनाव का व्यापक ढंग से बहिष्कार हुआ, क्योंकि कांग्रेस ऑलरेडी बोल चुकी थी कि भाई काउंसिल का चुनाव आप लोग छोड़ दीजिए, कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। इस तरह से इसका व्यापक ढंग से बहिष्कार हो गया। ठीक है, अब जन आंदोलन की व्यापकता को देखें तो इनमें महिलाओं की सहभागिता को देखते हैं तो भारतीय महिलाओं के लिए यह आंदोलन मील का पत्थर साबित हुआ। गांधी जी के आह्वान पर बड़े पैमाने पर भाग लिया गया। महिलाओं द्वारा राजनीतिक अधिकारों के प्रति प्राप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई। छात्रों ने भी सक्रिय भूमिका निभाई इस आंदोलन में। मुसलमानों को देखें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में मुसलमानों ने असहयोग की तरह सक्रिय रूप से भाग तो नहीं लिया। उसके दो प्रमुख कारण थे। मुसलमान जो है वो असहयोग की तरह सक्रिय रूप से नहीं भाग लिए। क्यों? क्योंकि मुस्लिम नेताओं ने मुसलमानों को आंदोलन से पृथक रहने की सलाह दिया था। कौन? मुस्लिम नेता जो थे, लीग वाले जो मुस्लिम नेता थे, इन्होंने पृथक रहने की सलाह दी थी। सरकार ने सांप्रदायिकता के मुद्दे का सहारा लेकर के भावनात्मक रूप से मुसलमानों को पृथक रहने का प्रयास किया था। सरकार भी क्या किया था? सांप्रदायिकता का सहारा लेकर के भावनात्मक रूप से मुसलमानों को पृथक रखने का दुष्प्रयास किया था। हालांकि उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में आंदोलन में भरपूर सहयोग दिया था। आपको बताया ही कि सीमांत गांधी के नेतृत्व में भरपूर सहयोग दिया था। अब इस आंदोलन के प्रति जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा, आंदोलन के प्रति सरकारी प्रतिक्रिया और अस्थायी संधि का प्रयास। सरकार प्रतिक्रिया करती है और अस्थायी संधि का भी प्रयास करती है। देखेंगे कैसे करती है कि आंदोलन की अप्रत्याशित सफलता। सरकार को नहीं लग रहा था कि इस तरह से आंदोलन हो जाएगा। तो जैसे ही नमक सत्याग्रह के बाद सीडीएम शुरू होता है तो सीडीएम में अप्रत्याशित सफलता के कारण साम्राज्यवादी खेमे में घबराहट फैल गई। शुरुआती हिचकिचाहट के बाद सरकार ने दमनात्मक रास्ता अख्तियार किया। इसमें कई लोग मारे गए, मतलब लोगों को मारा गया। गांधी सहित 90,000 लोग जेल में ठूंस दिए गए। कितने? 90,000 लोग जेल में ठूंस दिए गए। सरकारी दमन व साइमन कमीशन की रिपोर्ट के प्रकाशन ने आंदोलन के प्रति सरकार की घृणा को और उजागर कर दिया। सरकार का दमन हो रहा है आंदोलन के प्रति, उसी दौरान साइमन कमीशन का रिपोर्ट भी आ जाता है, तो इस रिपोर्ट के कारण और उग्र हो जाता है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस का कोई उल्लेख न किए जाने से राष्ट्रवादियों के साथ साथ उदारवादियों ने भी सरकार की तीव्र आलोचना प्रारंभ कर दी। जो उदारवादी थे, अब डोमिनियन स्टेटस दिया नहीं उसने, तो उदारवादी भी सरकार के अगेंस्ट में हो गए और तीव्र आलोचना प्रारंभ कर दिया। सरकार से उनका पूर्णतः मोह भंग हो गया। अब घटना होती है जुलाई 1930। जुलाई 1930 में वायसराय जो होते हैं, वायसराय ने गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव तथा डोमिनियन स्टेटस की मांग पर चर्चा हेतु इसका चर्चा करने के मुद्दे को इसका लक्ष्य घोषित किया। मतलब जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था ना, इसका उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं गोलमेज सम्मेलन बुलाते हैं और इस पर डोमिनियन स्टेटस की मांग पर चर्चा करेंगे, और इस चर्चा को ही इसका मुख्य लक्ष्य घोषित कर दिया। किसका? आरटीसी का, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का। वायसराय ने सप्रू तथा एमआर जयकर के सरकार तथा कांग्रेस के मध्य शांति सुलह की संभावना का पता लगाने का प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया। वायसराय जो हैं वो क्या करते हैं कि तेज बहादुर सप्रू और एमआर जयकर, इनको कांग्रेस तथा सरकार के मध्य शांति सुलह की संभावना का पता लगाने का भी प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं कि भाई जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है सरकार और कांग्रेस में, इसके सुलह का भी पता लगाइए आप। कौन कौन? तेज बहादुर सप्रू और एमआर जयकर। अब अगस्त 1930 मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू गांधी जी से विचार विमर्श के लिए यरवदा जेल में गए। जो आंदोलन के दौरान गांधी जी को जेल में डाल दिया गया था और रखा कहाँ गया था? यरवदा जेल में। तो वहाँ पे मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ये लोग जाते हैं उनसे मिलने के लिए, विचार विमर्श के लिए। उनसे विचार के उपरांत 3 मांगे प्रस्तुत करते हैं। कौन कौन? ब्रिटेन भारतीयों की स्वतंत्रता बहाल करे, पहला मांग। दूसरा, पूर्ण स्वतंत्र सरकार का गठन जिसका रक्षा और वित्त पर नियंत्रण हो। दूसरा मांग है भाई पूर्ण स्वतंत्र सरकार का गठन होना चाहिए जिसका रक्षा और वित्त पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। ब्रिटेन से आर्थिक हर्जाने की मांग हेतु स्वतंत्र आयोग का गठन होना चाहिए। जो आपने हमको लूटा है वो आर्थिक हर्जाना दीजिए, इसके लिए एक स्वतंत्र आयोग का गठन किया जाना चाहिए। लेकिन बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। सरकार पर जू नहीं रहेगा और इसका कोई नतीजा नहीं निकला। ठीक है, फिर क्या होता है कि गांधी विरिंच समझौता का बैकग्राउंड देखते हैं। तो 25 जनवरी 1931 को गांधी व अन्य नेता बिना शर्त रिहा कर दिए जाते हैं सरकार द्वारा। 25 जनवरी 1931 को। तो इस तरह से क्या होता है कि 1930 में जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, इसमें कांग्रेस भाग नहीं लेती है। इसमें जो होती है कांग्रेस भाग नहीं लेती है। ठीक है,
तो अब 25 जनवरी 19 से कांग्रेस भाग नहीं लेगी तो मेन पार्टी कांग्रेस ही है, तो इस तरह से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इससे सरकार दबाव में आ जाती है और दबाव में आने के उपरांत क्या देखते हैं कि 25 जनवरी 1931 को गांधी जी व अन्य नेता बिना शर्त रिहा कर दिए जाते हैं। कांग्रेस कार्यकारिणी ने गांधी जी को वायसराय से वार्ता के लिए अधिकृत कर दिया, लगे ठीक है आप वायसराय से बात करिए कांग्रेस की तरफ से। 19 फरवरी 1931 को गांधी जी वायसराय इरविन से मिलते हैं। अब मतलब सरकार ये चाहती है कि कांग्रेस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करे। इसके लिए सरकार क्या करती है, गांधी जी से वार्ता के लिए राजी हो जाती है। तो सरकार की तरफ से वायसराय और कांग्रेस की तरफ से गांधी जी 19 फरवरी 1931 को मिलते हैं। 15 दिनों तक चली वार्ता के उपरांत 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं, गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। तो 19 फरवरी 1931 से लेकर के 15 दिन तक चर्चा चली और 15 दिन चर्चा के उपरांत 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। और इस समझौता में क्या हुआ, इस समझौते ने कांग्रेस की स्थिति सरकार के बराबर कर दिया। मतलब देखिए एक तरफ सरकार की तरफ से कौन, वायसराय हैं और दूसरे तरफ कौन है, गांधी जी। किसके तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस की तरफ से कौन है, गांधी जी। मतलब दोनों इक्वली लेवल पर मिले हैं और यहाँ समझौता हुआ है। मतलब कांग्रेस के स्टेटस को सरकार के बराबर ला दिया इस समझौता ने। इस समझौते में लॉर्ड इरविन सरकार की ओर से इस बात पर सहमत हुए, क्या किस बात पर सहमत हुए कि राजनीतिक कैदी को छोड़ दिए जाएंगे, हिंसात्मक अपराधियों को नहीं। इन्होंने बोला कि ठीक है जितने राजनीतिक कैदी हैं इनको हम छोड़ देंगे, किंतु जो हिंसात्मक कैदी हैं उनको हम नहीं छोड़ेंगे, हिंसात्मक अपराधियों को नहीं छोड़ेंगे। सरकारी सेवाओं से त्यागपत्र दे चुके भारतीयों के मसले पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। मतलब जो आंदोलन के दौरान सरकारी सेवक थे और अपने पद से त्यागपत्र दे चुके थे, इनके मसले पर विचार किया जाएगा, सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। समुद्र तट से एक निश्चित सीमा के भीतर नमक बनाने की अनुमति होगी। समुद्र तट के रहने वाले जो लोग हैं उनको एक निश्चित सीमा के भीतर क्या होगी, नमक बनाने की अनुमति होगी। आपातकालीन अध्यादेश को वापस ले लिया जाएगा, ये इनकी चौथी स्वीकृति थी। गांधी जी के कुछ मांगे जिस पर वायसराय ने अस्वीकार कर दिया, जैसे पुलिस ज्यादतियों की जांच, पुलिस जो ज्यादती की आंदोलन के दौरान उसकी जांच होनी चाहिए, इसको वायसराय ने नहीं माना। दूसरा है भगत सिंह तथा साथियों की सजा माफ कर दी जाए, इसका भी नहीं माना क्योंकि ऑलरेडी जिक्र कर दिया है कि हम राजनीतिक कैदियों को छोड़ेंगे, न कि इसको हिंसात्मक अपराधियों को। क्योंकि भगत सिंह पे जो चार्ज फ्रेम था वो सैंडर्स की हत्या का था, इसलिए इनको नहीं छोड़ा इरविन की तरफ से। अब कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने क्या आश्वासन दिया, भाई इरविन ने तो इन चीज़ों को बोला कि हम ठीक है हम ये 4-5 चीज़ जो है वो करेंगे। अब कांग्रेस की ओर से गांधी जी इरविन को देते हैं कि भाई हम आपको आश्वासन देते हैं कि सीडीएम स्थगित कर दिया जाएगा, आगे से हम सीडीएम अभी नहीं चलाएंगे, इसको स्थगित कर देंगे। कांग्रेस इस शर्त पर गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी कि संवैधानिक प्रश्न के मुद्दे पर विचार करते समय परिसंघ भारतीय उत्तरदायित्व तथा संरक्षण व सुरक्षा के अपरिहार्य मुद्दे पर विचार किया जाएगा। मतलब संवैधानिक प्रश्न के मुद्दे पर विचार करते समय परिसंघ भारतीय उत्तरदायित्व या तथा संरक्षण व सुरक्षा के अपरिहार्य मुद्दे पर विचार किया जाएगा। मतलब आप हमें जब गोलमेज सम्मेलन में बुलाएंगे तो संवैधानिक प्रश्न के मुद्दे पर जब चर्चा करेंगे तो उस समय क्या करेंगे कि परिसंघ भारतीय उत्तरदायित्व तथा संरक्षण व सुरक्षा के अपरिहार्य मुद्दे पर आप चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इन मांगों को वो भी स्वीकार कर लेते हैं, गांधी जी स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है हम कांग्रेस की तरफ से आपको आश्वासन देते हैं कि हम सीडीएम को अभी स्थगित कर देंगे, खत्म नहीं करेंगे, स्थगित कर देंगे, हम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां पे चर्चा होगी तो संवैधानिक प्रश्न के मुद्दे पर परिसंघ और भारतीय उत्तरदायित्व के संरक्षण और सुरक्षा के अपरिहार्य मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। तो इस तरह से एक पैक्ट होता है, किसके, गांधी एंड इरविन का पैक्ट होता है। कब, 5 मार्च 1931 को। ठीक है, अब पैक्ट हो गया। अब कांग्रेस 1931 का जो गोलमेज सम्मेलन होगी उसमें भाग लेगी और कांग्रेस की तरफ से एकमात्र जो सदस्य जाएंगे वो गांधी जी जाएंगे भाग लेने के लिए ब्रिटेन, राजपुताना नामक जहाज से जाएंगे, तो आगे देखेंगे उसको। अब थोड़ा मूल्यांकन करते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मूल्यांकन असहयोग आंदोलन के साथ। तो कुछ बिंदु पर देखेंगे कि जैसे बिंदु आंदोलन का लक्ष्य, असहयोग के दौरान आंदोलन का लक्ष्य था स्वराज्य, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट, स्वराज्य। ठीक है, लेकिन सविनय अवज्ञा के आंदोलन के दौरान इसका हो गया भाई पूर्ण स्वतंत्रता, फ्रीडम चाहिए हमें। ठीक है, मुख्य हथियार जो था शासन से असहयोग, हम शासन से सहयोग नहीं करेंगे। और इसका मुख्य
जो हथियार क्या था, अवज्ञा, हम शासन के बातों को नहीं मानेंगे और उसका विरोध करेंगे। इसमें सिर्फ था कि हम सहयोग नहीं करेंगे और इसमें हम विरोध करेंगे, ठीक है। बुद्धिजीवी वर्ग का सहयोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, इसमें बुद्धिजीवी वर्ग ने अपेक्षाकृत कम हिस्सा लिया। मुसलमानों की सहभागिता, उल्लेखनीय सहभागिता रही असहयोग के दौरान, किंतु आपको बताया था कि असहयोग के समान अधिकांश मुसलमान जो है वो पृथक रहे। क्यों? क्योंकि कुछ मुस्लिम जो काउंसिल मतलब बुद्धिजीवी थे, उन्होंने आंदोलन से अलग रहने का मतलब बातें बोली थी कि भाई मुसलमानों को इस आंदोलन से अलग रहना चाहिए। दूसरा, सरकार ने सांप्रदायिक तरीके से मतलब इमोशनल सांप्रदायिक कार्ड खेल दिया, बोला कि आप अलग रहिए, आपके लिए हम अच्छा करेंगे, आपके लिए ये चीज़ ला रहे हैं, वो चीज़ ला रहे हैं, ऐसे करके उन्होंने मुसलमानों को पृथक रहने का प्रयास किया। दूसरा कि वो जो इस समय खलीफा का जो मामला था वो भी नहीं था इसमें, तो इस तरह से ये भी एक कारण रहा। मजदूर विद्रोह इसमें हुआ था, मजदूर भी भाग लिए थे, लेकिन इसमें परिलक्षित नहीं हुआ, कोई किसी मजदूरों का विद्रोह नहीं हुआ था। मतलब इसमें क्या, मजदूरों का जो विद्रोह हुआ था, इसमें किसी मजदूर का विद्रोह परिलक्षित नहीं हुआ। किसान एवं व्यवसायिक वर्ग सहभागिता रहा, किंतु इसमें क्या रहा, असहयोग के तुलना में व्यापक सहभागिता रहा, ज़्यादा सहभागिता रहा। राजनीतिक बंदियां इसमें हुई थी, पर इसमें असहयोग के तुलना में 3x ज़्यादा रही। कितनी? 3x ज़्यादा रही। कांग्रेस की स्थिति अभी तो इसमें शुरुआती था, किंतु इसमें ज़्यादा सशक्त, मोर पावरफुल, ठीक है। अब इसके बाद 1931 का कराची अधिवेशन होता है। 1931 5 मार्च को क्या होता है, समझौता होता है, गांधी यूरियन पैक्ट होता है। पैक्ट के बाद कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है 1931 में, अध्यक्ष होते हैं सरदार पटेल। भाई गांधी जी बात करनी है तो इसकी संवैधानिक स्वीकृति भी प्रदान करनी है। तो गांधी इरविन का जो दिल्ली समझौता हुआ है, इसकी स्वीकृति प्रदान करने के लिए 29 मार्च 1931 को कराची में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, ठीक है। भगत सिंह और साथियों को न बचा पाने के कारण गांधी जी की तीव्र विरोध भी हुआ वहां पे कराची में। पंजाब नौजवान सभा ने गांधी जी की तीव्र आलोचना की थी। इस अधिवेशन में दिल्ली समझौते को मंजूरी दे दी गई कि बोला ठीक है, गांधी जी ने किया वो अच्छा किया, तो इसको स्वीकृति दे दी गई, मंजूरी दे दी गई। पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को पुनः दोहराया गया कि ठीक है, जो हम 1929 के पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो रखे हैं, ये हमारा वो लक्ष्य वही रहेगा 1929 का। कांग्रेस ने 2 प्रमुख प्रस्तावों को अपनाया। इसमें पहला मौलिक अधिकारों तथा दूसरा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित था। पहला था कि भाई मौलिक अधिकार की मांग और दूसरा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित था। इसी अधिवेशन ने कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया। पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया कि शोषण को समाप्त करने के लिए राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक आज़ादी भी आवश्यक है। अब होता है गोलमेज सम्मेलन। तो गोलमेज सम्मेलन में क्या होता है कि गोलमेज सम्मेलन वायसराय इरविन तथा पीएम मैकडोनाल्ड ने माना कि साइमन कमीशन के अनुशंसाएं जो हैं वो अपर्याप्त हैं, तथा एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए। मतलब जो साइमन कमीशन अपना अनुशंसा भेजा है गवर्नमेंट को, तो इन्होंने भी माना, किसने, लॉर्ड इरविन ने और पीएम मैकडोनाल्ड ने, ये जो अनुशंसाएं हैं ना वो पर्याप्त नहीं है, ये अपर्याप्त हैं, तो भारतीयों का पक्ष सुनने के लिए एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए। अब इसी क्रम में प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन होता है वो 12 नवंबर 1930 से लेकर के जनवरी 1931 तक होता है, ठीक है। इसमें ब्रिटिश सरकार तथा भारतीयों के मध्य समान स्तर पर आयोजित की गई प्रथम वार्ता थी, ठीक है ना। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है और ये सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो मतलब ब्रिटिश और भारतीयों के समक्ष समान स्तर पर आयोजित प्रथम वार्ता थी। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, उदारवादियों का दलित वर्ग तथा भारतीय राजवाड़ों ने भाग लिया था, किंतु कांग्रेस में भाग नहीं लिया था। कांग्रेस ने इसलिए भाग नहीं लिया था कि आपको पता है 1929 में गांधी जी ने 14 सूत्रीय मांग पेश की थी, सरकार के समक्ष रखा था, सरकार ने इस पर कोई उत्तर नहीं दिया था, इसलिए कांग्रेस ने विरोध में बोला कि हम भाग नहीं लेंगे, जब तक आप हमारी बातें नहीं मानेंगे हम भाग नहीं लेंगे। सम्मेलन में भाग लेने वाले मुख्यतः 3 भाग, अगर सम्मेलन में भाग लेने वालों को देखें तो 3 तरह के लोग थे। पहला, तीनों ब्रिटिश दल, लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव दल। ब्रिटिश भारत के ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य और भारत के राज्यों से राजकुमार या उनके मनोनीत प्रतिनिधि। बिना किसी उपलब्धि के 19 जनवरी 1931 को समाप्त हो जाता है और इसी दबाव में आप देखेंगे कि फरवरी 1931 से लेकर के 5 मार्च जब गांधी यूरियन पैक्ट होता तब तक सरकार द्वारा गांधी जी को बुलाया जाता है और वार्ता किया जाता है, तो इसी का परिणाम था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है
अब चूंकि 5 मार्च 1931 को पैक्ट हो गया है, तो पैक्ट होने के बाद कांग्रेस रेडी है कि ठीक है हम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। तो 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक दूसरा गोलमेज सम्मेलन चलता है। दिल्ली समझौता के प्रावधानों के तहत कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी लंदन 29 अगस्त 1931 को रवाना हुए। इस सम्मेलन में गांधी जी राजपूताना नामक जहाज में गए। महादेसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरला और मीराबेन भी इनके साथ लंदन गए थे। गांधी जी पहले से जानते थे कि सम्मेलन से उनको विशेष उम्मीद नहीं था, क्योंकि मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में लेबर पार्टी में रूढ़िवादियों का बोलबाला था। क्या था? मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में लेबर पार्टी जो था, इसमें रूढ़िवादियों का बोलबाला था। इसी समय सैमुअल होअर जो भारत सचिव बना था, वो घोर दक्षिणपंथी व्यक्ति था, घोर राइटिस्ट व्यक्ति था। इससे भी गांधी जी को मतलब अनुभव था कि कुछ खास वहां होने वाला है नहीं। इसके अलावा सम्मेलन के अन्य मुख्यतः रूढ़वादी, प्रतिक्रियावादी, सांप्रदायिक व ब्रिटिश राजभक्त वहां मौजूद थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन मैकडोनाल्ड के इस घोषणा के साथ संपन्न हुआ। जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो रहा था तो लास्ट में मैकडोनाल्ड ने यह घोषणा किया और इस घोषणा के साथ ही संपन्न हुआ कि 2 मुस्लिम प्रांतों, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत व सिंध प्रांत का गठन, भारतीय सलाहकारी परिषद की स्थापना, 3 विशेष समितियां, वित्त, मताधिकार व राज्य संबंधित गठन। यदि भारतीयों में सहमति नहीं हो सकी तो सर्वसम्मत सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की जाएगी। इन घोषणाओं के साथ सेकेंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसको समाप्त की जाती है। स्वतंत्रता की मांग पर किसी प्रकार का विचार नहीं हुआ। जो भारत की तरफ से आश्वासन मिला था कि स्वतंत्रता की बात पर विचार की जाएगी, इस पर कोई विचार नहीं हुआ। 28 दिसंबर को 1931 को गांधी जी वापस आते हैं तथा 29 दिसंबर अगले ही दिन कांग्रेस वर्किंग समिति द्वारा CWC द्वारा CDM को फिर से शुरू किया जाने का निर्णय लिया जाता है। मतलब जब सेकेंड गोलमेज सम्मेलन समाप्त होता है इन 4 घोषणाओं के साथ, जैसा कि ऊपर आप देख रहे हैं, गांधी जी 28 दिसंबर 1931 को वापस आते हैं भारत और अगले ही दिन 29 दिसंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी द्वारा CDM को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया जाता है। ठीक है, अब देख लेंगे तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वो 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चलता है। कांग्रेस इसमें भाग नहीं लेती है। कांग्रेस तथा गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। पहले 2 सम्मेलनों की भांति इसमें कोई खास चर्चा नहीं हुई, तो कांग्रेस नहीं है तो चर्चा होने का कोई मतलब नहीं है। इसकी अनुशंसाएं मार्च 1933 में श्वेत पत्र में प्रकाशित हुई। बस 3 गोलमेज सम्मेलन हो गई और तीनों की चर्चाओं को कंपाइल करके मार्च 1931 में श्वेत पत्र प्रकाशित कर दिया जाता है। एक समिति द्वारा विश्लेषण के बाद फरवरी 1935 में विधेयक का मसौदा प्रस्तुत हुआ, जिसे संसद द्वारा जुलाई 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के रूप में लागू कर दिया गया। कहने का मतलब कि जो 1, 2, 3 जो 19, अब क्रक्स समझिए कैसे है। 1919 में अधिनियम आता है जिसे हम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1919 में एक प्रावधान होता है कि 10 वर्षों के पश्चात एक कमीशन का गठन किया जाएगा। इस कमीशन के द्वारा भारत में स्थिति का जायजा लिया जाएगा तथा सरकार को एक अनुशंसाएं प्रस्तुत की जाएंगी कि क्या भारत में उत्तरदायी शासन लागू होना चाहिए। इसी के तहत 1927 में रैमजे मैकडोनाल्ड जो ब्रिटिश PM होते हैं, उन्होंने एक समिति का गठन करते हैं जिसका हेड होते हैं सर जॉन साइमन। तो साइमन आयोग, इस तरह से उस आयोग का नाम साइमन आयोग बोला गया, हालांकि उसका नाम था भारतीय विधिक आयोग। तो आयोग का गठन होता है 1927 में। फरवरी 1928 में आयोग भारत पहुंचता है। अपना जो भी इंक्वायरी होता है वो इंक्वायरी करता है और सरकार को रिपोर्ट सबमिट करता है। इस रिपोर्ट को लॉर्ड इरविन और मैकडोनाल्ड अपर्याप्त मानते हुए, क्योंकि तीव्र विरोध होता है भारत में इस रिपोर्ट का, तो भारतीयों के तीव्र विरोध के दबाव में आकर के वो लोग बोलते हैं कि ठीक है ये रिपोर्ट अपर्याप्त है और इस पर चर्चा के लिए हम गोलमेज सम्मेलन बुलाएंगे। गोलमेज सम्मेलन बुलाने के क्रम में पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में होता है। 30 में गोलमेज सम्मेलन जो होता है इसमें कांग्रेस भाग नहीं लेती है, क्योंकि उसकी मांगों को सुना नहीं जाता है। 14 सूत्रीय मांगे सरकार के समक्ष पेंडिंग है, तो कांग्रेस इस सम्मेलन में भाग नहीं लेता है। और कांग्रेस के भाग नहीं लेने के कारण ये आंदोलन, ये जो कॉन्फ्रेंस है बहुत उपलब्धि हासिल नहीं करता है और समाप्त हो जाता है। फिर 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है, जिस पर कांग्रेस की कुछ मांगों को इरविन द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। बदले में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी द्वारा भी आश्वासन दिया जाता है कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे। इसके तहत सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1931 में होता है, इसमें गांधी जी भाग लेते हैं, किंतु उसमें कोई विशेष उपलब्धि हासिल नहीं होता है। तो
अब तीसरा गोलमेज सम्मेलन के लिए फिर कांग्रेस मना करता है, बोला हम नहीं मिलेंगे, हम अपना CDM फिर से शुरू करते हैं। तो आप देखते हैं कि 29 दिसंबर 1931 से फिर से CDM शुरू कर दिया जाता है। इसके बाद 1932 में थर्ड गोलमेज सम्मेलन होता है, और इसमें भी क्योंकि कांग्रेस है नहीं तो कोई खास चर्चा नहीं होता है। बस क्या किया जाता है कि इन तीनों को कंपाइल करके मार्च 1933 में क्या कर जाते हैं, एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया जाता है, जिसके एक समिति द्वारा विश्लेषण के उपरांत, अब इस पर भी विश्लेषण करने के लिए एक समिति का गठन किया जाता है, और इस समिति ने गठन करके फरवरी 1935 में एक मसौदा प्रस्तुत किया, और इसी मसौदा को ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1935 में स्वीकार कर लिया जाता है, और स्वीकार करने के उपरांत इसी को हम भारत शासन अधिनियम 1935 के रूप में लागू कर देती है सरकार। तो ये कहानी यहाँ तक गई। तो हम आज के लिए इतना ही रखेंगे, अब आगे कल दूसरे वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।